हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आपने मेरा वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यह पाठ लिखा है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1984 में हो गई थी। 84 उन्होंने अपनी कई रचनाएं लिखी और सभी रचनाओं में उन्होंने भाषा का बड़े सरल, सहज और लोक भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि इनकी रचनाओं को आम आदमी भी पढ़ सके। तो आज हम यह लेसन करते हैं। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं थोड़ा सा इस पाठ के बारे में आपको बता देती हूँ। प्रस्तुत पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक उच्च कोटि का संस्मरण है। इसमें फादर कालिम बुल्के की चारित्रिक और व्यावहारिक विशेषताएं वर्णित है या उनका वर्णन किया गया है। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए जो गिरजाघरों, धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु तक इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा। फादर सन्यासी थे परंतु परंपरागत नहीं। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास किया। फादर बुल्के की मृत्यु 73 वर्ष की आयु में हुई। 73 इयर्स के थे ये जब उनकी मृत्यु हुई और इंडिया में, भारत में वो 47 इयर्स रहे। 47 साल उन्होंने भारत में ही अपना जीवन व्यतीत किया। तो आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप पॉइंट्स में अगर कर लोगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद होंगे। तो मैं कई पॉइंट्स बता देती हूँ, तो आपको जो ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फादर बुल्के साहित्यिक संस्था परिमल के सभी सदस्यों में सबसे बड़े और आदरणीय थे। सेकंड पॉइंट, वे मानवीय गुणों से लबालब थे। उनके हृदय में सबके लिए कल्याण की भावना थी और कल्याण की कामना थी। वे पुरोहित की तरह आशीर्वादों से लोगों को लबालब कर देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उनकी नीली आंखों में सदैव वात्सल्य दिखाई देता था। वात्सल्य, अपने से छोटों के प्रति प्रेम को हम वात्सल्य प्रेम कहते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। ये लाइन लेसन के अंदर आई हुई है। किस आधार पर ये बात कही गई है कि किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति में लगभग पूरी तरह से रच बस गए थे। यह उनके निम्नलिखित आचरणों द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। आपने लेसन भी पढ़ा होगा तो आपको ये पॉइंट्स उसके अंदर से मिले होंगे। तो ये पॉइंट मैं बता रही हूँ मैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है,
कौन से ऐसे पॉइंट है जिससे आपको मालूम चलता है? फर्स्ट पॉइंट है, फादर बुल्के से अपने देश का नाम पूछने पर भारत को ही अपना देश बताते थे। जब भी उनका नाम पूछते कि आपके देश का नाम कौन सा है, वो हमेशा इंडिया, भारत ही बताते थे। हाँ, इनकी जन्मभूमि का नाम वो जरूर बताते थे कि जन्मभूमि रैम्प चैपल बताते थे कि जो जन्मभूमि है वो रैम्प चैपल है। सेकंड पॉइंट, उन्होंने भारतीय संस्कृति के महान नायक राम और राम कथा को अपने शोध का विषय चुना। रिसर्च जो करते हैं, शोध कार्य करते हैं, वो सब्जेक्ट उन्होंने राम और राम की कथा का ही चुना था। राम कथा, उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध लिखा। हमारा थर्ड पॉइंट है, उन्होंने हिंदी और संस्कृत को केवल पढ़ा ही नहीं अपितु संस्कृत के कॉलेज में विभागाध्यक्ष भी रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे। फोर्थ पॉइंट है, उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा, डिक्शनरी हिंदी इंग्लिश लिखी थी। फिफ्थ पॉइंट है, जहाँ हिंदी जानने वाले जैसे हम लोग हिंदी की उपेक्षा करते थे, वहाँ फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के इच्छुक थे। सिक्स पॉइंट है, परिमल के सदस्यों के घर भारतीय उत्सव और संस्कारों में वे भाग लेते थे। यहाँ तक कि लेखक का जब पुत्र हुआ, जिन्होंने ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बेटा हुआ, तो उनके बेटे के मुंह में जो अन्न पहली बार डालते हैं, वो जो रीति रिवाज है वो इन्होंने सबसे पहले अन्न डाला था। इन बातों से हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। लेसन के अंदर कई पॉइंट्स हैं जिससे साफ मालूम चलता है कि इनको हिंदी से कितना प्रेम है। वो कौन कौन से प्रसंग हैं? नंबर 1, फादर बुल्के ने हिंदी में एमए किया। इनकी जो मास्टर डिग्री थी वो हिंदी में ही थी। उन्होंने सन 1950 में अपना शोध प्रबंध रामकथा, उत्पत्ति और विकास हिंदी में पूर्ण किया था। थर्ड पॉइंट है, उन्होंने प्रसिद्ध शब्दकोश हिंदी अंग्रेजी लिखा। ये पॉइंट हमारा सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आए थे, वो पॉइंट भी आप लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए सदैव चिंतित रहे। नेक्स्ट पॉइंट, जब हिंदी वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे तो वे बड़े दुखी होते थे कि हिंदी, इंडिया में रहने वाले लोग हिंदी की उपेक्षा करें जबकि इनकी भाषा है, और जबकि बाहर का विदेशी थे तो भी उन्होंने राष्ट्रभाषा बनाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया था। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उनको अपने शब्दों में लिखिए। लेसन में आपने जैसे पूरा लेसन पढ़ा तो आपको कैसे लगते हैं कि ये फादर बुल्के हैं, वो किस प्रकार के इंसान थे, तो हमें ये लिखना है। उत्तर, पाठ के आधार पर फादर बुल्के मानवीय करुणा के अवतार प्रतीत होते थे। उनमें वात्सल्य, ममता फूट फूट कर भरी हुई थी। अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता, प्रेम, ममता रखते हुए उन पर करुणा, ममता, वात्सल्य की वर्षा वे हमेशा करते रहते थे। अपने आशीर्वादों से लोगों को मन से, उनके मन को लबालब कर देते थे। इस बातों से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वे मानवीय करुणा के अवतार थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर है, फादर मानवीय गुणों से लबालब थे जिनमें मानव के प्रति कल्याण की भावना थी। अपनापन, ममता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, सहृदयता उनमें भरी हुई थी। वे सहृदय इतने थे कि एक बार समीप आकर सदैव समीप
बने ही रहते थे। वर्षा में बादलों की गड़गड़ाहट हो या बिजली की चमक हो, गर्मी की तपन हो कि कितनी मर्जी चाहे गर्मी हो, सर्दी की चाहे कितनी ही सिकुड़न हो, लेकिन प्रियजनों से वो ज़रूर मिलते थे। उनको प्रियजनों से मिलने के लिए कोई भी रोक नहीं पाते थे, चाहे ये वातावरण कैसा ही हो। इसी प्रकार प्रियजनों के संकट के समय में वे सांत्वना देते थे। वे अपने दुख को वो अपनी ऐसे सांत्वना देते थे कि वे जो लोग हैं जिनको सांत्वना देते थे वो दुख को ही भूल जाते थे। यही कारण है कि लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, वो कैसे? उत्तर, फादर बुल्के भारतीय सन्यासी प्रवृत्ति के आधार पर खरे सन्यासी नहीं थे कि जैसे भारतीय सन्यासी होते हैं, तिलक लगा लिया या बालों का या कपड़ों का, उनसे कोई नहीं था लेना देना, सिर्फ गुणों के आधार पर वो सन्यासी कहलाते थे। लेखक के अनुसार वे केवल संकल्प के सन्यासी थे, मन से नहीं। उन्होंने परंपरागत सन्यासी प्रवृत्ति से अलग एक नई परंपरा को स्थापित किया। प्रियजनों के प्रति वे समोह रखते थे, प्रेम रखते थे, सभी के घर आते जाते रहते थे, संकट के समय में सहानुभूति देते थे। इस प्रकार की बातें सुनकर हम ये कह सकते हैं कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अपनी एक नई छवि की प्रस्तुति दी है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करना है। ये लाइन लेसन के अंदर आई हुई है, तो इस लाइन को आपने अपनी भाषा में, सरल भाषा में उसको डिटेल में समझाना है कि इस लाइन का अर्थ क्या हुआ। इसका क पार्ट है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, क्योंकि जब फादर बुल्के की डेथ हुई थी तो कोई सोच नहीं सकता था कि विदेशी होते हुए भी इनके जो अंतिम यात्रा के समय में इतने लोग थे, इतने बड़े बड़े लोग थे और सबकी आंखें नम थी। अगर हम उनकी जो आंसू हैं, उनकी नम आंखों को अगर गिने तो सोचो एक स्याही को फैलाते हैं और उसको गिनना कितना मुश्किल होता है। तो ऐसा ही था, इतना प्रेम करते थे लोग इन्हें। और लेखक ने कहा भी ये था पहली लाइन में, जैसे हम लेसन पढ़ते हैं कि फादर बुल्के को इस तरह नहीं मरना चाहिए था, कि भगवान को इस तरह नहीं मारना चाहिए था उनको, कि जहर बाद एक फोड़ा होता है गैंग्रीन, तो उसकी वजह से दर्दनाक मौत हुई थी इनकी। तो अंतिम सफ़र पर जा रहे थे तो लोगों के आंखों में आंसू थे। तब लेखक ने ये कहा कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना जैसा है। उत्तर है कि लेखक को अनुमान था कि एक विदेशी सन्यासी की मौत पर कौन आंसू बहाएगा, किंतु लेखक का यह अनुमान सही नहीं निकला, गलत निकला। फादर बुल्के की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की इतनी भीड़ उमड़ रही थी कि जिन्हें गिनने का प्रयास करना या उनके बारे में लिखना व्यर्थ स्याही फैलाने के समान है। हमारा सेकंड इसका पार्ट है, ख पार्ट। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उत्तर है कि जिस प्रकार उदास संगीत को सुनने पर एक शांति सी छा जाती है, आंखें भर जाती है, हृदय हमारा रो पड़ता है और एक एक स्मृति मन को कटोचती है, उसी प्रकार स्मृति पटल पर पूरा उस जीवन का जो चरित्र है वो उभरने लगता है। हृदय अवसाद से भर जाता है कि उसी प्रकार जैसे उदास संगीत को सुनते हैं तो इनको अगर देखें, इनको हम याद करें तो बिल्कुल ऐसे ही पूरी पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाती है कि कितना प्रेम, कितना ममता, कितना अपनापन इनका था। तो ऐसे ही लगता है कि जैसे शांत संगीत को सुन रहे हैं। तो इसलिए कवि ने ऐसा कहा है कि फादर को याद करना एक शांत संगीत को सुनने जैसा है।
तो स्टूडेंट्स, ये आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है कि लेखक ने ये पाठ लिखा। कोई ना कोई पाठ जब हम लिखते हैं या कोई लेखक लिखता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उसके अंदर संदेश छिपा होता है। तो इस पाठ में लेखक क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर है, लेखक फादर कामिल बुल्के के चरित्र से परिचय कराकर मानवीय करुणा का संदेश, भारतीयता की महानता, अपने मातृभाषा हिंदी के प्रति दायित्व और गौरव का संदेश देना चाहता है। वह बता देना चाहता है कि विदेश से आकर एक व्यक्ति दया, करुणा, ममता का हमें स्मरण कराता है, हमें याद दिलाता है, जिसे भारतीय लोग भूल चुके थे और भूल चुके हैं। फादर द्वारा हिंदी के लिए किए गए कार्यों को याद दिलाते हुए लेखक कहता है कि इतनी दूर से आकर एक आदमी हिंदी के अस्तित्व, उसकी पहचान के लिए प्रयास ही नहीं अपितु हिंदी के गौरव के गीत गाता है। और जबकि हम स्वयं हिंदी की उपेक्षा करते हैं, हम हिंदी को इतना महत्व नहीं देते। हर उस विदेशी आदमी ने हिंदी के प्रति कितना आदर उसने किया और कितने गौरव के गीत गाए। इस लेसन से लेखक यह संदेश देना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस लेसन के क्वेश्चन आंसर थे। मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।